अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। उसकी वजह से अगर हमारा जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है जो 2027 तक हमारा कंटिन्यू होना था, वो इस साल रिव्यू में जा रहा है जून में। और अगर ये स्टेटस हमसे वापस ले लिया गया तो आइंदा कई सालों के लिए पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको नुकसान होगा और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उनको भी नुकसान हो जाएगा। अब क्या ये रिस्क लेना है या नहीं लेना, पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस तरफ मैं आता हूं। लेकिन अगर आप जो आईनी अदालत के अंदर ट्रायल चल रहा है, 1 दिन का 2 दिन का काम था, सीधी सीधी बात है कि फौजी अदालत के अंदर सिविलियन का ट्रायल करना या नहीं करना। हमारे यहाँ पे मसला फंसा हुआ है पिछले कई सालों से कि जनाब करना है नहीं करना, करना है नहीं करना। कोई जज कहता है ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जो हुकूमत आती है वो अपनी एक वजह दे देती है। यानी करना है या नहीं करना एक दफा डिसाइड करें। 2 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, आइन इसके अंदर वादे होना चाहिए। इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर आप आइन के मुताबिक चलते हैं ना। कानून जो है वो इंसानी हकूक से बाहर तो नहीं निकल सकता। आप दुनिया से हटके तो नहीं चल सकते, या आप किसी और सियारे से आए हुए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस बात का फैसला इतने लंबे अरसे से नहीं कर पा रही, रोजाना समातें हो रही है, एक के बाद एक जो है वो नई वजह आ जाती है, एक के बाद एक नया कमेंट आ जाता है अदालत के अंदर से, दलाइल आ जाते हैं। वहां पे युगांडा एक मुल्क है, अंदाजा करें ये वो ममालिक है जिनकी मिसाल दी जाती थी कि गरीब कमजोर मुल्क, गए गुजरे मुल्क। तो जनाब युगांडा एक मुल्क है, वहां से जो खबर आई मैं आपको बता दूं, वॉइस ऑफ अमेरिका में छपी हुई है, बहुत सारे और अखबार आते हैं वहां पे छपी हुई है, आर्मी सतह के ऊपर बहुत तेजी से छपी है, कल की ये डेवलपमेंट है। तो युगांडा की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बैन कर दिया है मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के लिए। यानी वहां सुप्रीम कोर्ट के तरीके वहां पर भी ये होता था ना, वहां का जो सदर है, वहां की जो हुकूमत है, वो फौजी अदालतों को इस्तेमाल करती थी सिविलियंस के खिलाफ उन्हें सजाएं देने के लिए। जो सियासी मुखालिफ उठाओ फौजी अदालत में डाल दो। तो जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुआ कि क्योंकि पोलिटिकल मुखालिफिन है उनको उठा के फौजी अदालतों में ले गए और एक खौफ पैदा कर दिया जनाब फौजी अदालतों का, और वहां पे ट्रायल करके सबको सजाएं भी दे दी। तो जो युगांडा की सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बेहतर निकली, वो खड़ी होगी उस फस्तायत और जुल्म के खिलाफ। युगांडा की सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये फैसला दे दिया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। हालांकि वहां की हुकूमत मुखालफत कर रही है जैसे यहां की हुकूमत भी करती है, लेकिन वहां पे कम से कम ऐसा तो हुआ कि उनके जज खड़े हुए और उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी माहौल देखा जा रहा है और एक बीच का रास्ता ढूंढा जा रहा है, नजरिया जरूरत। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अदालत ने लूला लगड़ा फैसला देना है ना, तो इससे बेहतर है कि फिर वो फौजी अदालतों को इजाजत देके वो तुम दे पूरे पाकिस्तान के सारे सिविलियन को, जो बंदा इमरान खान का नारा लगाएगा, जो बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहे, या जो बंदा इख्तिलाफी आवाज रखता हो, सबको फौजी अदालतों में भेज के सजाए मौत दे दे। तुम तो सारे पाकिस्तान को पकड़ के फिर अदालत ने अगर यही करना है तो फिर ऐसे कर दे, एक ही दफा बेड़ा गर्क करे सारा। अब अदालत रास्ता क्या ढूंढ रही है, ये एक कमेंट है उससे आपको पता चल जाएगा। जो आईनी बेंच के सरबराह है वो जनाब कहते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो केस है, गलत इस्तेमाल पर कानून को कलदम करार नहीं दिया जा सकता। यानी वो करेंगे ये कि ये जो हुआ ना पीटीआई वालों के साथ, ये गलत इस्तेमाल हो गया इस कानून का, लेकिन कानून को कलदम नहीं हम करते, कानून भी रहेगा। यानी फौजी अदालतें रहेंगी, लेकिन ये सिविलियन वाला ट्रायल का ये वाला ये वाला मामला निपटा देते हैं, ताकि किसी तरह जीएसपी प्लस वाला मामला जो है वहां पे कोई रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हाथ थोड़ा कर दे और थोड़ा सा जो है वो हुकूमत को रिलीफ मिले, जीएसपी प्लस में शायद बच जाए, यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में, बर्तानिया में थोड़ी तनकीद कम हो जाए आलमी सतह के ऊपर। तो वो ये सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो फौजी अदालतों को जिंदा भी रखना चाहते हैं। और फौजी अदालतों का जो मामला है पूरी दुनिया के अंदर आप निकाल के पढ़ दे कवानीन, वो सिर्फ फौजियों तक महदूद है कि अगर कोई फौजी गद्दारी करे या कोई राज बेच दे या कोई ऐसी चीजें करे जो डिसिप्लिन की उनकी अपनी खिलाफ वर्जी, उनके अपने कानून की खिलाफ वर्जी, उनका अपना भी एक एक्ट है ना, उनका अपना एक कानून है, इदारे के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है, उनके रूल्स है, जो वहां वायलेट करेगा उसको इदारे के अंदर सजा मिल जाएगी। होना तो ये चाहिए कि जो फौजी बाहर जुर्म करे उसको बाहर की अदालत देखे, जो वो इदारे के साथ या इदारे के अंदर जुर्म करे उसको इदारे के अंदर की जो उनकी अदालत जो डिसिप्लिन का तरीका है वहां पे देखा जाए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है, सिविलियन को भी ले जाके फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जा रहा है। अब यहां पे अदालत कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, कोई बीच का रास्ता, क्योंकि पाकिस्तान नजरिया जरूरत पर ही चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, तो एक मतलब फिर ऐसा लगता है कि उसी तरह का खेल खेला जाएगा। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने मैंने आपको बताया अमेरिका से मायूस होने के बाद, यानी अमेरिका में गए मोहसिन नकवी साहब, बड़ा जोर लगाया, इधर नस उधर पज, इसको बोला, एक वो बिजनेसमैन पहुंचा पाकिस्तान में, उसको उठा के सर पे बैठा लिया। बाद में पता चला उनकी भी कोई और कहानी निकल आई, और वो अमेरिका में बैठे हुए जो सहाफी हैं, अहमद दुरानी साहब हों, चाहे वजाद सईद हों, चाहे मुहित पीरजादा साहब हों, उन सारों ने जो है वो बेनकाब किया सारा मामला की किस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत कैसे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। तो मिला तो उसमें कुछ नहीं है। जो अमेरिका की नई हुकूमत है उसके साथ मुलाकात भी नहीं कर सके मोहसिन नकवी, बड़ी उन्होंने कोशिश की। जुनैद सलीम साहब की खबर है कि जनाब उस कोशिश में नाकामी इसलिए भी हुई कि वो कहते थे मिल रहे हैं आप, लेकिन आप हमें टाइम बताएं कि आप मामला ठीक कब कर रहे हैं और इमरान खान की रिहाई किस दिन हो रही है। लिहाजा ये ऐसा कर नहीं सके, उल्टा फ्रस्ट्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर इतने डेस्परेट थे कि ये चले गए एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर, एक ऐसी तंजीम के प्रोग्राम के अंदर जो इंतहाई दर्जे की चाइना मुखालिफ है और उनकी सारी एक्टिविटी जो है वो चीन के खिलाफ होती है। लिहाजा डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बार बार डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा। डैमेज कंट्रोल करने के लिए जरदारी साहब रवाना हो गए चाइना, और जरदारी साहब के साथ कौन कौन गया? मोहसिन नकवी, क्योंकि जो नुकसान हुआ है अब चाइना को भी तो जाके बनाना है ना, मिन्नत रजा करना है। अमेरिका तो मनिया नहीं, अब वापस आके जो चाइना के साथ बिगाड़ पैदा किया उनको आके मना लो। तो जो नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए मोहसिन नकवी साहब गए, जरदारी साहब गए, इसहाक डार साहब गए, और बाकी कुछ और लोगों का वफद जो है वो 4 दिन के लिए चाइना गया ताकि जाके चाइना को मनाया जाए। वहां से जो खबरें आएगी कि असल चाइना से मुश्किल होता है खबर निकालना, वो लोग इस तरह से हर चीज सामने नहीं लेकर आते, बड़ी मुश्किल से खबर निकलती है। तो कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि चाइना के अंदर डेवलपमेंट क्या हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नए जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा नजर करम हो रहा है और लगातार हो रहा है।
मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 3 जजेस नए आए हैं उनके आने के बाद इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी यानी एंटी टेररिज्म की जो अदालतें हैं उनका और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया है। इख्तियारात वापस ले लिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब से। नंबर 2, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हटाकर जस्टिस आजम खान को सेशन कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज भी तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी तब्दीलियां की गई है और अहम कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से भी खबर है और वो ये है कि सबसे अहम कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और इसमें हमेशा से 3 सीनियर जजेस होते हैं, लेकिन अब ये किया गया है कि 9वें नंबर का जज इसके अंदर शामिल कर दिया गया है और पहले दिन उसको शामिल कर दिया गया इस कमेटी के अंदर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को इस कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह जजेस को विक्टिमाइज किया जा रहा है, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता ना। ये जजेस भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग सोच रहे थे जजेस इस्तीफा देंगे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल में मैदान में रह के लड़ना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए। अब जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने अपना मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। मरियम नवाज खान साहबा की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन दायर कर दी है। यानी ये इन्होंने बाकायदा एक अपील कर दी है कि ये काम गलत हो गया और आप ये नहीं कर सकते, सीनियरिटी ऐसे नहीं है, सीनियरिटी का पैटर्न गलत कर दिया है। सबसे सीनियर जज जो है वो जस्टिस जो सरफराज डोगर है उनको नहीं बनाया जा सकता। अब जनाब इसका मकसद अपने इदारे के अंदर इम्तियाज बरतने या ज्यादती होने के खिलाफ अपील है। जजेस ने जुडिशियल कमीशन का इजलास भी मुलतवी करने की दरखास्त कर दी है। ना सिर्फ उन्होंने लिखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, बल्कि उन्होंने इसकी कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। तो नए जजेस के ऊपर नजर करम हो रही है, पुराने जजेस हार नहीं मान रहे, वो भी डट के खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दूसरा बड़ा किला है जिसको फतह करने की कोशिश की जा रही है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है और हुकूमत वो ये समझ गए हैं कि अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो अदालतों को हर हाल में अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। 10 जजेस पेशावर में तैनात किए गए, उनके हवाले से भी बहुत ज्यादा लोग शकुन शुबहात का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जजेस तो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है या इनका जो अपना कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े प्रो जजेस हैं या वो बात मानने वाले जजेस हैं। इस तरह की बातें अक्सरियती जजेस के बारे में, सबके बारे में नहीं, अक्सरियती जजेस के बारे में की जा रही है, चाहे उन्हें तैनात किया गया हो कराची में सिंध हाईकोर्ट में या पेशावर में या उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लाया गया हो, तो जजेस के ऊपर जो है वो उंगलियां उठ रही है। नाज़रीन, एक खबर है कि बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही है, और ये बात इतने शद और मद के साथ की जाती है कि हम हैरान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये किस्मत खान साहब ने एक ट्वीट के अंदर एक फैक्ट बताया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं और ये रिपोर्ट छपी भी है अंग्रेजी अखबार में। वो ये कहते हैं एक जन महंगाई की शरह 9 बरस की कम तरीन सतह पर जाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। महंगाई बहुत कम होगी, सारी रोला डाला महंगाई कम होगी। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई पहले ऐसे ऊपर जा रही थी, महंगाई अब ऐसे ऊपर जा रही है। मेरी बात आप समझे, महंगाई पहले ऐसे ऊपर जा रही थी, उसके ऊपर जाने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, वो ऊपर जाते जाते इतनी ऊपर चली गई है कि हम उसकी और ऊपर चढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होने को महंगाई कम होना नहीं कहते। पाकिस्तानियों को यह बात समझनी पड़ेगी, मैं कैसे आपको समझाऊंगा और आसान करके। ये महंगाई ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है, ये ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है। अच्छा, यहां पहुंचने के बाद ना ये जा ऊपर ही रही है, लेकिन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये समझ लें, महंगाई बढ़ने की शरह कम होने का मतलब ये नहीं होता कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ ही रही है। देखें ना, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखें, काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी है एक, जिसे ECC कहते हैं। अब ये कमेटी क्या कह रही है कि चीनी, सब्जियों और खाने के तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर रही है कि आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही है। तो क्यों जा रही है? अब देखें, एक तरफ हुकूमत कहती है कीमतें कम हो रही है, हुकूमत के टाउट्स कहते हैं, ये चीज तय कर दी है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कि हमने साबित करना है कि महंगाई कम हो रही है। हालांकि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ने की शरह थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। किसी एक चीज का मवाजना भी इमरान खान के दौर से नहीं कर सकते। चले काम करते हैं, महंगाई के ऊपर काम करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं। मैं डाटा निकाल के लाता हूं, ना सिर्फ लोगों से बात करते हैं महंगाई के बारे में, बल्कि इसके बारे में कुछ और चीजें शेयर करते हैं कि इमरान खान के दौर में और अब कौन सी चीज कहां खड़ी। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।